नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कीर्ति मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से उच्च माध्यमिक शिक्षिका। मैं कक्षा 12वीं में आज व्यवसाय अध्ययन में के अंतर्गत व्यावसायिक वित्त इकाई 9 का अध्ययन करवाऊंगी। व्यावसायिक वित्त किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें धन अर्थात वित्त की आवश्यकता होती है। यदि धन का उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा व्यावसायिक तरीकों में किया जाता है तो इसे व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में तेल, गैस या बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे मानव शरीर को चलाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी आर्थिक संगठन के संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त किसी भी उपक्रम या व्यवसाय का जीवनदायी रक्त प्रवाह कहा जा सकता है। व्यवसाय की स्थापना, संचालन, विस्तार आदि सभी क्रियात्मक क्षेत्र तथा सामान्य प्रबंध का एक भाग बन गया है। इसके अंतर्गत पूंजी, रोकड़ प्रवाह, साख, मूल एवं लाभ नीतियाँ, निष्पत्ति नियोजन एवं मूल्यांकन एवं बजटीय नियंत्रण नीतियाँ आदि शामिल हो जाती हैं। व्यवसाय वित्त की परिभाषा वीओ व्हीलर के शब्दों में व्यावसायिक वित्त का संबंध व्यावसायिक उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं और सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी कोषों की प्राप्ति एवं उपयोग से है। हार्वर्ड के अनुसार वित्तीय प्रबंधन, नियोजन तथा नियंत्रण को वित्तीय कार्य पर लागू करना है। भूमिका व्यावसायिक वित्त का आशय व्यावसायिक इकाइयों में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा तथा साख से है। यह व्यवसाय का वह पक्ष है जिसका संबंध रोकड़ तथा साख की व्यवस्था से है, ताकि इकाइयों को अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए साधन निरंतर उपलब्ध रहे। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य एक व्यावसायिक चिंता का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त लाभ अर्जित करना ताकि लाभांश की उचित दर का भुगतान किया जाए और भविष्य में अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए व्यवसाय में लाभ का एक हिस्सा बरकरार रखा जाए। परंपरागत विचारधारा में व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, जिसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा था। परिणाम स्वरूप अधिकतम लाभ के स्थान पर उचित लाभ ही कमाना व्यवसाय का एक उद्देश्य बन गया है। उद्देश्य के बिंदु नंबर 1 लाभ को अधिकतम करना, नंबर 2 अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति, नंबर 3 संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना। लाभ को अधिकतम करना वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लाभ एवं व्यवसाय की परिसंपत्तियों को अधिकतम करना होता है।
संगठन को दीर्घकाल तक संचालित करने हेतु दूसरे विकल्प अर्थात वस्तु की उत्पादन लागत घटाकर तथा खरीदी गई वस्तु की अधिक मात्रा बेचकर ही लाभ को अधिकतम किया जाना श्रेयस्कर होगा। विवेकपूर्ण तरीके से आर्थिक क्रिया पर लाभ को अधिकतम करना उचित है। नंबर 2, अधिकतम लाभ का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है। नंबर 3, अधिकतम लाभ में व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का आकलन किया जाता है। नंबर 4, लाभ व्यवसाय में प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत है। अधिक लाभ कमाने की प्रेरणा व्यवसाय में कुशलता लाती है। नंबर 5, लाभ को दृष्टिगत रखकर ही साधनों का कुशल आवंटन एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। नंबर 2, अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति। निर्मित वस्तुओं का मूल्य घटाकर अथवा वस्तु को अत्यधिक लाभ में बेचकर प्रतिफल को बढ़ाना। वित्तीय प्रबंधन का दूसरा उद्देश्य लागत व विनियोग द्वारा अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति करना, जिससे प्रबंध के स्वामी जो अंशधारी हैं, ऋण पत्रधारी, प्रबंधक, कर्मचारी व श्रमिकों को अधिकतम लाभ दिया जा सके। चूँकि ये सभी वर्ग समाज के अंग हैं तथा कंपनी से संबंधित इन सभी वर्गों का आर्थिक विकास करना कंपनी का दायित्व है। इस हेतु अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना आवश्यक होगा। संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना। अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से हम साधनों का अधिकतम व कुशलतम उपयोग कर लेते हैं। विनियोग के संबंध में लाभदायक निर्णय लेना, पूंजीगत लागत न्यूनतम करने के लिए अनुकूलन पूंजी व्यवस्था का निर्णय लेना, पर्याप्त संचय के साथ अनुकूलन लाभांश का निर्णय लेना, विवेकपूर्ण तरीके से आर्थिक क्रिया पर लाभ को अधिकतम करना। अधिकतम लाभ का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना। अधिकतम लाभ में व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का आकलन किया जाता है। लाभ व्यवसाय में प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत है। अधिक लाभ कमाने की प्रेरणा व्यवसाय में कुशलता लाती है। लाभ को दृष्टिगत रखकर ही साधनों का कुशल आवंटन एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उन लोगों के लिए अकूट धन संपत्ति मौजूद है जो इस साधारण नियम को जानते हैं कि धन को कैसे अर्जित किया जाना है। जॉर्ज लायन की परिभाषा है, विनियोग के संबंध में लाभदायक निर्णय लेना, पूंजी लागत न्यूनतम करने के लिए अनुकूलन पूंजी व्यवस्था का निर्णय लेना, पर्याप्त संचय के साथ अनुकूलन लाभांश का निर्णय लेना। वित्तीय नियोजन का महत्व।
वित्तीय योजना बहुत उपयोगी है, चूँकि वित्तीय योजना कमजोरियों को कम करने में मदद करती है, जो संगठन के विकास के प्रतिरोधी हो सकती है। वित्तीय नियोजन एक व्यापार की निधि आवश्यकताओं का आकलन करने और इसके लिए स्रोत निर्धारित करने के लिए आवश्यक योजना है। इसका अर्थ है वित्तीय योजना धन की खरीदी, लाभ प्रशासन और धन के स्रोतों के बीच संतुलन बनाती है। व्यवसाय की सफलता वित्तीय नियोजन पर निर्भर होती है। श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन से परिणाम भी श्रेष्ठ किए जा सकते हैं। इसके बिंदु व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। नंबर 2, पर्याप्त कोष। नंबर 3, भविष्य से जुड़ाव। नंबर 4, व्यवसाय का कुशल संचालन। नंबर 5, पर्याप्त तरलता। नंबर 6, निर्भरता। नंबर 7, सामंजस्य। नंबर 8, पूंजी पर उचित प्रत्याय। नंबर 9, वित्तीय नियंत्रण। नंबर 10, पूंजी की सुरक्षा। हम इसके पहले बिंदु से स्टार्ट करेंगे। व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी वित्तीय स्थिति उचित ढंग से बना ली जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जो वित्तीय प्रबंधन है उसको उचित ढंग से बना लिया जाए। सुदृढ़ वित्तीय योजना से व्यवसाय के प्रवर्तन में सफलता मिलती है। नंबर 2, पर्याप्त कोष। भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का अनुमान लगाकर पर्याप्त कोष की व्यवस्था करना। वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 3, भविष्य से जुड़ाव। एक बजट बनाएं। समय के साथ अपनी बचत को बढ़ाने पर विचार करें एवं खर्चों को कम करना। ये हमारी भविष्य की प्लानिंग होती है, जो हम भविष्य से जुड़कर व्यवसाय में आगे के लिए करते हैं। वित्तीय नियोजन वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है। नंबर 4, व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त वित्त के बिना किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। वित्तीय नियोजन के द्वारा व्यवसाय को पर्याप्त वित्त की सुगम उपलब्धता करवाई जाती है। नंबर 5, पर्याप्त तरलता। सफल वित्तीय नियोजन के माध्यम से व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में तरल कोष यानी लिक्विड फंड रखा जाता है। व्यवसाय की देनदारियों को समय समय पर भुगतान करके अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। कुशल वित्तीय नियोजन से व्यापार में पर्याप्त तरल कोष विद्यमान रहते हैं। इससे व्यवसाय की
साख में वृद्धि होती है। नंबर 6, निर्भरता। वित्तीय नियोजन की असफलता संपूर्ण व्यवसाय को प्रभावित करती है। इसलिए व्यवसाय की समस्त योजनाएं एवं उसके जो कार्य हैं वित्तीय नियोजन पर निर्भर होते हैं। सामंजस्य, हमारा 7वां पॉइंट है सामंजस्य। सामंजस्य के अभाव में वित्त की एक साथ मांग आ सकती है या एक साथ व्यवसाय में निरुपयोगी वित्त एकत्रित हो जाता है। वित्तीय नियोजन विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। हमारा अगला बिंदु है 8वां, पूंजी पर उचित प्रत्याय। निवेशकों द्वारा निवेश की गई पूंजी, जो व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, निवेश करते हैं, उनको निवेशक बोलते हैं। निवेशकों द्वारा निवेश की गई पूंजी की राशि के सापेक्ष लाभप्रदता और मूल्य निर्माण की क्षमता का एक उपाय है। व्यवसाय का मूल्यांकन निवेश पर प्राप्त होने वाले प्रत्याय से होता है। हमारा अगला बिंदु है 9वां, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाएं, नीतियां और साधन हैं जिनके द्वारा एक संगठन अपने वित्तीय संसाधनों की दिशा, आवंटन और उपयोग की निगरानी और नियंत्रण करता है। नियंत्रण के अभाव में सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। यदि व्यापार पर हमारा वित्तीय नियंत्रण ठीक होगा तो योजनाएं जो हैं वो सफल हो जाती हैं। अगला बिंदु हमारा है 10वां, पूंजी की सुरक्षा। निवेशक अपनी पूंजी पर आय एवं सुरक्षा दोनों चाहते हैं। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाता है तो उसे लगता है कि उसकी पूंजी सुरक्षित रहे और उससे जो होने वाली आय है वो सुरक्षित रहे। इस बात की पूर्ति वित्तीय नियोजन के द्वारा ली जाती है। वित्तीय नियोजन के द्वारा निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा की जाती है। पूंजी संरचना की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक, इसमें सबसे पहले हम पूंजी संरचना के बारे में जानेंगे। एक व्यावसायिक संस्था में पूंजीकरण की राशि का निर्धारण करने के बाद पूंजी संरचना का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इसका अर्थ है दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात को ही पूंजी संरचना कहते हैं। कंपनी की पूंजी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे समतांश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र या अन्य ऋण पत्रों में विभाजित होती है। इन विभिन्न प्रतिभूतियों का आपसी अनुपात ही पूंजी संरचना कहलाता है। परिभाषाएं। वेस्टर्न एवं ब्राइम के अनुसार पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान
अंशों तथा शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। RH बैंसेल के अनुसार पूंजी संरचना का उपयोग प्रायः किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। पूंजी संरचना के घटकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक नंबर 1 व्यवसाय की प्रकृति। नंबर 2 आय की निश्चितता। नंबर 3 वित्त की अवधि। नंबर 4 व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। नंबर 5 भावी योजनाएं। इसका दूसरा घटक है वाय घटक। वाय घटक हम जानेंगे। नंबर 1 विनियोजकों की प्रकृति। नंबर 2 पूंजी बाजार की दशाएं। नंबर 3 पूंजी निर्गमन व्यय। नंबर 4 मौसमी आवश्यकता। नंबर 5 कानूनी प्रावधान। आइए जानें आंतरिक घटकों को। नंबर 1 व्यवसाय की प्रकृति। व्यापार का आकार पूंजी संरचना पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। पूंजी संरचना को व्यवसाय की प्रकृति सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती है। निर्माण कार्यों में लगी संस्थाओं को स्थायी पूंजी की अधिक एवं कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 2 आय की निश्चितता। पूंजी संरचना पर आय की निश्चितता व नियमितता का भारी प्रभाव पड़ता है अतः आय की संभावना के अनुरूप ही पूंजी संरचना करनी चाहिए। अगर हमारे पास आय कम है तो व्यवसाय का व्यवसाय का आकार छोटा होना चाहिए। आय की निश्चितता। पूंजी संरचना उपक्रम की आय से भी प्रभावित होती है। आय की निश्चितता होने पर ऋण पत्र जारी किए जाने चाहिए। इसके विपरीत आय की अनिश्चितता की स्थिति में समता अंशों का निर्गमन किया जाना चाहिए। नंबर 3 वित्त की अवधि। पूंजी संरचना तैयार करते समय जिस अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता है वो भी होना चाहिए, जैसे अल्पकालीन आवश्यकता या दीर्घकालीन आवश्यकता। दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति समता अंशों के द्वारा मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा एवं अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति ऋणों के द्वारा की जानी चाहिए। नंबर 4 है इसमें व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। कंपनी के प्रवर्तक
कंपनी नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहते हैं तो समता अंशों का निर्गमन किया जाता है। व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा से पूंजी संरचना प्रभावित होती है। यदि कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहते हैं तो समता अंशों का निर्गमन किया जाता है। भावी योजनाएं। भावी योजनाओं से आशय भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाएं भविष्य की विकास और विस्तार योजना को ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है। उपक्रम की पूंजी संरचना भविष्य में योजनाओं से भी प्रभावित होती है। प्रारंभ में समता अंशों का निर्गमन किया जाता है। भविष्य में आवश्यकता होने पर पूंजी पूर्वाधिकार अंशों में एवं ऋण पत्रों से प्राप्त की जाती है। अब इनके बाह्य घटकों को हम जानेंगे। नंबर 1, विनियोजकों की प्रकृति। पूंजी संरचना के निर्धारण में